गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयशी और आज है 10 जून और 10 जून से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर, करीब मतलब 1950 करोड़ रुपये का जो है जुर्माना लगाया है। तो ये किस देश ने लगाया है? फ्रांस देश ने लगाया है। फ्रांस देश के प्रतिस्पर्धी रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर जो है 26.8 करोड़ रुपए डॉलर का जो है जुर्माना लगाया है। तो यह कार्रवाई जो की है इन्होंने, ये ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाले रवैये अपनाने को लेकर की है। मतलब गूगल जो है, प्राधिकरण के बयान के मुताबिक उन्होंने अपना बयान दिया है फ्रांस ने कि जो गूगल है, गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद ही गंभीर है। मतलब इन्होंने दबदबे वाला रवैया जो है फ्रांस पे अपनाया है। तो फ्रांस ने जो है प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण के तहत जो है गूगल पर 26.8 करोड़ रुपए का जो है 8 करोड़ डॉलर का जो है जुर्माना लगाया है। मतलब करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ हम अगर गूगल की बात करें तो इसकी जो फाउंडर है वो थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, और इसके फाउंडर थे। और उसकी स्थापना जो की गई थी वो थी 4 सितंबर 1998 को की गई है। और इसके जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका अल्फ़ाबेट इंक। और हेडक्वार्टर जो है इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड, इसके अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है रूस। इसके पहले जो अमेरिका था वो इस नियंत्रण समझौते से जो था 2020 में जो है अलग हो गया था, जब डोनाल्ड ट्रम्प जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और अब आखिरी जो बचा था वो रूस बचा था। तो रूस ने सोचा मैं अकेले रह के क्या करूँगा, तो वो भी इस नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया। तो हाल ही में जो है रूस ने ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने का फैसला लिया है और फाइनली बाहर हो गया है। तो ओपन स्काई समझौता क्या था? तो ओपन स्काई समझौता जो है ये हथियार नियंत्रण समझौते के तहत सदस्य देशों की निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। मतलब अगर सपोज़ अमेरिका और रूस दोनों इस समझौते में शामिल है, तो अमेरिका में जो भी गतिविधियाँ चल रही है तो इसके उन गतिविधियों को जो था उड़ान समझौते के ज़रिए यहाँ रूस के जो विमान थे वो अमेरिका के सीमा में जाके ऊपर देख सकते थे कि अमेरिका कौन कौन सी गतिविधियाँ कर रही है, कुछ गलत चीज़ें तो नहीं कर रही। और अगर अमेरिका चाहे तो वो रूस में अपने विमान भेज के ये देख सकते थे कि रूस वाले कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ये ऐसा एक समझौता था जिसे ओपन स्काईज हथियार समझौता नियंत्रण समझौता कहा जाता था। तो अमेरिका ने 2020 में इस समझौते से पीछे हटने का फैसला ले लिया था और वो इस समझौते से बाहर हो गया था। जब डोनाल्ड ट्रम्प थे इसके प्रधानमंत्री, उसके बाद इसमें जो था वो रूस बैठा हुआ था। तो इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी, तो रूस अकेला ही इस समझौते में था। तो उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो इसके बाद आए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के बाद आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तो इस महीने जेनेवा में होने वाले अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, ऐसा रूस की उम्मीद थी। लेकिन बाइडन ने जो कहा कि बाइडन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने ही ये सूचित कर दिया, ये इन्फॉर्म किया कि जब हम इस समझौते से ऑलरेडी बाहर हो गए हैं तो दोबारा हम इस समझौते में वापस नहीं आएंगे। अमेरिका जो था 2020 में जो है डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में इस समझौते से जो था बाहर हो गया था। और रूस को उम्मीद थी कि वो वापस इस समझौते में आएगा, लेकिन जो बाइडन का प्रशासन काल है उन्होंने इसमें आने से साफ इनकार कर दिया और ये समझौता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का कि हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिला लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है इंटरपोल। तो हाल ही में जो लापता हुए व्यक्तियों की जो पहचान करने के लिए इंटरपोल ने जो है आई फैमिला लॉन्च किया है। तो आई फैमिला क्या होगा? तो इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। मतलब
सदस्य है, जैसे परिवार में कोई ए सदस्य है और उसका जो बेटा है वो बी है और उसका ए का जो भाई है वो सी है, ठीक है। तो अगर बी का हमें जानना है, अगर हमें ए के सदस्य की बी का हमें जानना है कि ये इस सदस्य है या नहीं, और उसके ए सदस्य मतलब उसके पिता नहीं है, तो हम उसके चाचा से मतलब जो सी सदस्य है उससे डीएनए से पता कर सकते थे कि सदस्य है वो इस फैमिली का सदस्य है या नहीं। तो इस सदस्य को जानने के लिए मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है और जो व्यक्ति मौजूद है उसके बारे में हमें पता लगाना है कि वो इस फैमिली का सदस्य है या नहीं। तो इंटरपोल ने इसके लिए जो है एक आई फैमिला लॉन्च किया है। मतलब अगर व्यक्ति लापता है फिर भी हम पता लगा सकते हैं कि वो किस फैमिली का व्यक्ति है। तो फैमिला जो डीएनए रिश्तेदारी का मामले का उपयोग ज़्यादातर उन मामलों में किया जाता है जहाँ पर लापता व्यक्ति का सीधा नमूना उपलब्ध नहीं होता है, तब डीएनए रिश्तेदारी मिलान का उपयोग किया जाता है। तो जो आई फैमिला है एक तरीके से डीएनए रिश्तेदारी मिलान है जिसे इंटरपोल ने बनाया था। तो अगर हम इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल के जो अध्यक्ष है वो है अध्यक्ष किम जोंग ऑंग, और जिसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो लियो फ्रांस में है और इसका आदर्शवाद है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफ वर्ल्ड। तो ये याद रखने वाली बातें। और इंटरपोल ने हाल ही में आई फैमिला लॉन्च किया जो कि डीएनए रिश्तेदारी मिलान का और इसमें यूज़ किया जाएगा। और जो मतलब लापता व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए ये है। और इसका जो अध्यक्ष है वो है किम जोंग यांग। इसकी स्थापना जो हुई थी इंटरपोल की वो हुई थी 7 सितंबर 1923 में। और इसका जो मुख्य है उसका आदर्श वाक्य है वो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफ वर्ल्ड। और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के लियो में स्थित है। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रशेखर घोष को विश्व। तो हाल ही में जो चंद्रशेखर घोष है भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें जो है 3 साल की अवधि के लिए पूरी 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आता है कि जो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो बंधन बैंक का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी तो 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें याद रखने वाली बात यही है। और हाल ही में जो इसके एमडी और सीईओ है जिनको 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बना अवधि के लिए एमडी और सीईओ बनाया गया है, नियुक्त किए गए हैं, तो वो है चंद्रशेखर घोष। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो है किस जिले में 80 एकड़ की ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। तो इसमें तो 2 जिले लिए गए हैं, जो दोनों जिले हैं करनाल और पंचकुला। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों जगहों पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 जंगल मतलब एक जंगल है ऑक्सी-1 बनाने की जो है घोषणा की है इन्होंने, और ये 80 एकड़ की ज़मीन होगी। तो हाल ही में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने 80 एकड़ पे 2 जिले हैं करनाल और पंचकुलाल में ऑक्सी-1 बनाने की जो है घोषणा की है। तो ऑक्सी-1 में जो है पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के वृक्ष जो हैं शामिल होंगे। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने वृक्षों के महत्व को प्रकाश डालते हुए और संवर्धन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए जो है हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं जो है शुरू की थी। और उन 4 महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना थी ऑक्सी-1 जो कि करनाल और पंचकुला में होगी। पंचकुला में एक ऑक्सी बनाया जाएगा। तो इसके अलावा जो 3 और योजनाएं थी उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल जानेंगे। तो जो पहली योजना थी हरियाणा सरकार की वो थी प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि जो है प्रदान की जाएगी। यह पेंशन जो है हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। मतलब 25,000 जो है वो बढ़ती जाएगी हर साल पेंशन के तौर पर।
फिर सेकंड है हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। तो इस पहल के तहत हरियाणा के गांवों में पंचवटी के नाम से वृक्षारोपण किया जाएगा। जब भी वृक्षारोपण होगा तो उसे पंचवटी का नाम दिया जाएगा और यह पेड़ों से प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है बढ़ावा देगा। पहल के तहत खाली ज़मीन पर एग्रो फॉरेस्ट के को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की आय में भी जो है वृद्धि होगी। और जो थर्ड है वो है करनाल में ऑक्सी वन जो है 80 एकड़ में बनेगा और पंचकुला में जो है ऑक्सी वन बनेगा वो 100 एकड़ में बनेगा। तो मतलब दोनों ही जगहों पे जो है उन्होंने ऑक्सी वन बनाने की मतलब एक जंगल बनाने की घोषणा की है। बस इसमें आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि 80 एकड़ में जो बनाने की घोषणा की है तो 80 एकड़ में जो है करनाल में की है, करनाल ज़िले में ऑक्सी वन बनेगा। और अगर 100 एकड़ की बात आती है तो 100 एकड़ में पंचकुला में ऑक्सी वन बनेगा। लेकिन इन दोनों ही जगहों पे जो है ऑक्सी वन मतलब एक जंगल बनाने की जो है इन्होंने घोषणा की है। और ये घोषणा जो थी इन्होंने 5 जून को की थी, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, ताकि वृक्षों को महत्व मतलब प्रकाश डाले कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित कितने उन्नत हेलीकॉप्टर जो हल्के हेलीकॉप्टर थे मतलब LHMK-33 जो था शामिल किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। 3 इन्होंने जो है स्वदेशी निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को जो है शामिल किया है। तो जो हाल ही में भारत की नौसेना है उन्होंने जो है अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 जो हल्के हेलीकॉप्टर है LHMK-3 जो है उन्हें शामिल किया है। तो इन LHMK जो 3 हेलीकॉप्टर का जो निर्माण था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। और ये हेलीकॉप्टर जो होंगे आधुनिक निगरानी राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों से लैस है। इनका उपयोग रात में भी खोज और बचाव कार्य तथा गंभीर रूप से बीमारियों और रोगियों को एयरलिफ्ट करने के लिए और कॉन्स्टेबली मिशन के लिए किया जाएगा। मतलब जो ये हल्के हेलीकॉप्टर्स होंगे ये दिन रात जो है नौसेना दिन रात जो है देश की मदद करेंगे। मतलब इनका निर्माण जो है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और इसमें जो है कुछ आधुनिक चीज़ें लगी है जैसे कि रडार इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल्स लगे हैं जिनकी मदद से जो है रात में भी जो है खोज और बचाव कार्य से गंभीर रूप से बीमार रोगियों को एयरलिफ्ट करने के लिए और कॉन्स्टेबली मिशन के लिए जो है इनका उपयोग किया जाएगा। अब हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो CMD है वो है R माधवन और जो इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। आज का हमारे इस वीडियो का 7th क्वेश्चन है कि एनीमिया जो मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 की जो राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश में जो है 64.1 के स्कोर के साथ जो है ये पहले स्थान पर है। इसके बाद जो उड़ीसा का स्थान है वो है 59.3 के स्कोर के साथ जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, अपने दूसरे स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ जो है थर्ड पोजीशन मतलब तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 के टॉप 3 में कौन है। तो पहले पे जो है वो है मध्य प्रदेश जिसमें 64.1 का स्कोर किया हुआ है। सेकंड में जो है उड़ीसा है जिसका स्कोर जो है वो है 59.3 और जो थर्ड पोजीशन पे वो है हिमाचल प्रदेश जिसका स्कोर है 57.1। और ये तीनों ही जो देश है ये एनीमिया मुक्त है और भारत इंडेक्स में जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और फिर हिमाचल प्रदेश है।
आज का हमारा 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में जो बाटा टीवी अवार्ड्स हुए थे 2021 में, बाटा टीवी अवार्ड्स की लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसने जीता था? तो जो बाटा टीवी एक्टर्स 2021 के लीडिंग पुरस्कार जो था वो पॉल मैक्सवेल ने जीता था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पॉल मैक्सवेल इसका सही ऑप्शन होगा। तो जो बाटा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार पॉल मैक्सवेल ने जीता था। इसके अलावा और भी श्रेणी थी और भी विजेताएं थे, तो उनकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें लीडिंग एक्ट्रेस अगर जो थी, इसके पहले ये समारोह जो था जिनमें ये सारे अवार्ड्स दिए गए थे, ये लंदन के टेलीविज़न सेंटर में फिल्माया गया था और रिचर्ड आयोडे जो द्वारा जो है इसे होस्ट किया गया था। मतलब ये जो बाटा टीवी अवार्ड 2021 है, ये लंदन के टेलीविज़न सेंटर पर जो है फिल्माया गया है और रिचर्ड आयोडे जो थे इसके होस्ट थे, इन्होंने इसे होस्ट किया है। इसके अलावा जो और भी पुरस्कार थे, लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जैसे हम मैंने अभी बताया पॉल मैक्सवेल ने जीता था। माइकेलिया कोइल और आई में डिस्ट्रॉय, इसके लिए जो इन्होंने जीता है लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार। और लीडिंग एक्टर का जो पुरस्कार जीता था वो पॉल मैक्सवेल ने जीता है और नॉर्मल पीपल के लिए जीता है लीडिंग एक्टर का। और लीडिंग एक्ट्रेस का माइकेला कोयल ने जीता है आई एम इन डिस्ट्रॉय यू। और ड्रामा सीरीज़ का जो पुरस्कार जीता है वो है सेव मी टू, इसके विजेता रहे हैं। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए जो है चार्ली कपूर और एमी लू वुड ने जीता है। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ के लिए इनसाइड नंबर 9। और ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए जो जीता है हैरी एक्सपोर्ट और रोडकिल। और खेल के लिए जो विजेता रहे हैं वो है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट। तो ये सारे पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में थोड़े से पढ़ेंगे, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार है, ये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि हिंदी सिनेमा में भी काफ़ी सारे, मतलब हिंदी जो टेलीविज़न होते हैं इनमें भी काफ़ी सारे अवार्ड होते हैं। तो वैसे ही बाफ्टा अवार्ड्स जो है ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए जो है ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार है, जो कि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1955 में हुई थी। 1955 से प्रतिवर्ष ये अवार्ड हर दिया जाता है और ये मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। जैसे हमारे भी हिंदू कार्यक्रम के लिए काफ़ी सारे टेलीविज़न पे कितने सारे अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं, वैसे ही जो ये बाफ्टा अवार्ड्स है ये ब्रिटिश कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है कि विश्व प्रत्यान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एक्सट्रेशन डे जो है ये 9 जून को मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो है विश्व प्रत्यान दिवस मनाया जाता है 9 जून को। जो डेज़ वगैरह होते हैं हर मंथ के, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम हमारे हर करंट अफेयर्स में जो है इन डेज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा ओशन डे के बारे में और फिर उसके बाद 9 जून को और विश्व प्रत्यान दिवस भी था। तो इसलिए ये जो सारे डेज़ होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए एक अलग से नोट्स तैयार करके रखिएगा कौन से मंथ में कौन कौन से डेज़ होते हैं। तो ये जो विश्व प्रत्यान दिवस है तो ये हर साल जो है 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यान की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और वार्ड 2021 के लिए इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी एजर्टिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स CSDGs, जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यान फॉर्म IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यान सहयोग ILAC द्वारा संयुक्त रूप से जो है स्थापित किया गया था विश्व प्रत्यान। और हमारे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वाइस एडमिरल महानिदेशक नौसेना संचालन, मतलब जनरल डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है राजेश पेदकर को जो है इसके लिए नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो है राजेश पेदकर वाइस एडमिरल महानिदेशक को नौसेना संचालन के रूप में नियुक्त किया है। नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी जो है 1950 में हुई थी। और अभी जो इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं
नौसेना संचालन की, वो है राजकेश पंतकर, और इसके जो अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह है। और नौसेना की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई। आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन 2020 सूची में किसे पहला स्थान दिया गया है, हासिल किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिया चक्रवर्ती। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है ये एक्ट्रेस, और इन्हें जो है डिज़ायरेबल वुमन 2020 सूची में जो है पहला स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इन्हें चूज़ किया गया है इसके। तो द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन 2020 सूची में जो है रिया चक्रवर्ती पहले स्थान पर है। द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल में जो है 2020 में जो थे 40 से कम उम्र की महिलाओं को जो है शामिल किया गया है। और मिस यूनिवर्स 2020 जो है तीसरी रनरअप रही है एडलाइन कैस्टलिनो, और इन्हें सूची में दूसरा स्थान लिया है अभिनेत्री दिशा पटानी, और कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रही है। मतलब पहले स्थान पर जो थी वो है रिया चक्रवर्ती, इसके अलावा मिस यूनिवर्स भी रही है रनर अप एडलाइन कैस्टलिनो, और अभिनेत्री दिशा पटानी ने भी इसमें भाग लिया था। कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण भी क्रमशः तीसरे और चौथे और 5वें स्थान पर रही है। पहले स्थान पर रिया चक्रवर्ती रही है। और ये जो पुरस्कार था ये डिज़ायरेबल वुमन 2020 की एक सूची है, उसमें यह द टाइम्स ऑफ 15 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन है इसमें शामिल। तो अगर हमारी वीडियो आज यहाँ ख़त्म होती है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर इसका आपका फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।